दोस्तों, एक लड़के की 2 दिन बाद फांसी होने वाली थी। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। विवेक थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और उसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी जरूर कीजिए। विवेक अपनी बातों को कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं। और इस बात को सुनकर जेलर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह सोचते हैं कि मैं अपने 25 साल के सर्विस के दौरान ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि जिस कैदी को 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर झूलना है और कहीं न कहीं वह दुनिया को छोड़कर सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आ रहा है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह अपनी पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। दोस्तों, जब इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 की एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा ना समय लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहाँ पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम विवेक होता है और दूसरे का नाम प्रिंस होता है। विवेक और प्रिंस एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम कोमल होता है और वह विवेक से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, विवेक को अपना दिल दे बैठती है और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ साथ रहना। अब विवेक जब अपना टिफिन लेकर जाता है तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं कोमल भी खा लेती थी और जब कोमल अपना टिफिन लेकर आती है तो उससे विवेक भी निकाल के खा लेता है। मतलब यह कहीं ना कहीं दोनों दोस्त इस तरह से हो गए थे कि इसकी दोस्ती आगे बढ़ चुकी थी, जो कहीं ना कहीं अब दूसरे की भी नजर में आने लगा था। विवेक का जो दोस्त होता है प्रिंस, प्रिंस कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की कोमल से हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड वह हमारी है तो हम आपको या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं। कहीं ना कहीं वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रिंस नाराज हो जाता है और उसी टाइम से विवेक के प्रति उसके मन में जलन सी भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रिंस उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। उसके साथ हर वह काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वह गुजर जाता है और उसके बाद उस लड़की की बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर देता है। बल्कि हत्या करने के बाद विवेक के बेड पर जाके उसे सुला भी देता है। उसके बाद वहां से फरार हो जाता है और उसके बाद वह खुद इस बात की जानकारी पुलिस को फोन करके देता है कि एक लड़की ऐसी स्थिति में यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। चूंकि उसी समय विवेक उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और विवेक की गिरफ्तारी वहां से हो जाती है। विवेक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे, आखिरकार यह जो घटना हुआ है इस घटना को किसने किया होगा। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वह सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। विवेक की गिरफ्तारी होती है, विवेक को जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीजें होने लगती हैं और इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से इसकी गला दबाकर हत्या की गई है।
जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा घटना किया गया है, तो सभी लोग इस बात को लेकर कि यह लड़का हत्यारा है, इस लड़के को फांसी हो, इसका डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह पर कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक सामाजिक संगठन होते हैं, सभी लोग इस बात के लिए अपनी आवाज उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर कहीं ना कहीं और सबूत के बेस पर विवेक को फांसी की सजा जज साहब सुना देते हैं। आज के दिन एक बार फिर से एक निर्दोष जो दोषी बनाया जाता है, वह भी दोष इतना बड़ा कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक उसको पहुंचा दिया जाता है। 2 दिन बाद उसकी फांसी होने वाली थी। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि अब विवेक 2 दिन बाद तुम्हारी फांसी होने वाली है। और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी यह कहता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी संविधान और कानून की न्यायालय का पालन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। विवेक थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दो। तो जेलर साहब बोलते हैं कि सबकी अंतिम इच्छा पूरी होती है तो तुम्हारी भी अंतिम इच्छा पूरी होगी। विवेक अपनी बात को कहता है कि मैं चाहता हूं कि अपना आखिरी दिन अपनी पत्नी के साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं, क्योंकि बात अंतिम इच्छा की थी। और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं जज साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं और वह सोचते हैं कि मैं अपने 25 साल के सर्विस रिकॉर्ड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि एक कैदी को 2 दिन बाद फांसी के लिए फंदे पर झूलना है और वह कहीं ना कहीं इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है, इसलिए अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसके पत्नी को यह खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ बिता दो, एक रात उसके साथ तुम एक ही बेड पर सो जाओ। उसकी पत्नी घर से निकलती है और वह भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, आखिरकार जो मेरा पति है, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष हो, कानून उसको दोषी मान चुकी है और वह कहीं ना कहीं जरूर शामिल होगा इस चीज से, इसलिए कानून भी उसको दोषी मान चुकी है। तो चलती हूँ, अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं तो मैं जाती हूँ। कहीं ना कहीं इस बात को सोच करके उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है और इधर उसके आने के पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखे होते हैं। उन दोनों को एक रूम में जेल के अंदर ही शिफ्ट किया जाता है और रूम में शिफ्ट करने से पहले उस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीज एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती रहे। और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोल पावर होता है वह कहीं ना कहीं जेलर साहब अपने ऑफिस में कनेक्ट कर लेते हैं, जहां से उन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उसको साफ साफ सुन पाए। और इसके साथ ही उस रूम के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड की तैनाती कर दी जाती है। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, जाने से पूर्व जैसे ही अपने पति को देखती है, कहीं न कहीं रोना प्रारंभ कर देती है, जिसे देखकर पति भी रोना प्रारंभ कर देता है और दोनों काफी देर तक रोते रहते हैं। रोने का जब सिलसिला खत्म हो जाता है तो पत्नी अचानक से पूछती है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, आखिरकार हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिर भी तुमने किसी लड़की से अगर प्रेम भी किया तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों डाला। बड़े ही भोली निगाहों से यह पूछना चाहती है कि आखिरकार क्या कमी रह गई थी, कि आखिरकार क्या बातें हो गई थी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी लड़की की तुमने हत्या कर दी। उसका पति विवेक खामोश सा रह जाता है, थोड़ी देर तक चुप रहता है और उसके बाद बोलना प्रारंभ करता है और कहता है कि जिस बात के लिए तुम मुझे बोल रही हो, या फिर कानून जिस बात के लिए, जिस घटना के लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी नहीं हूं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है। यह भारत का कानून है, साक्ष्य और सबूत के बल पर कहीं ना कहीं किसी को सजा सुनाती है। इस बात से कहीं ना कहीं जितनी भी एविडेंस है, जितना भी सबूत है, जितना भी साक्ष्य है, वह सब हमारे खिलाफ मिला है, इस वजह से हमें फांसी की सजा सुनाई गई है। उसकी पत्नी कहती है कि आखिरकार क्या बात है, तुम वह बात जरूर बताओ। उसकी पत्नी वह पूछती है और इधर इन दोनों के बीच जो भी बात हो रहा होता है, जो भी बात चल रहा होता है,
यह बात साफ साफ जेलर साहब के साथ साथ और भी लोग सुन रहे होते हैं। विवेक बोलना प्रारंभ करता है और कहता है कि जिस कंपनी में जहां पर हम और प्रिंस दोनों एक साथ काम किया करते थे, वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम कोमल होता है और कोमल से हमारी दोस्ती हो जाती है। इतना ही, वह हमारा टिफिन खा लेती है और हम उसका टिफिन खा लेते हैं। और कहीं ना कहीं यह एक दोस्ती ही थी हम लोगों के बीच, और बाकी दूसरा भी कुछ नहीं था। एक यह बात का लगाव था जो कि विवेक अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी पूछती है फिर उसके बाद क्या हुआ। वह अपनी कहानी बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद कोमल हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं और खाना खाना चाहते हैं। और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। कहीं ना कहीं प्रिंस भी पहले से उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए होते हैं। इसी बीच प्रिंस उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूं तब तक कोमल का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ था और वहां से प्रिंस फरार रहता है और कुछ सोच नहीं पाता, मैं कुछ समझ नहीं पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके वारदात पर कोमल का डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं न्यायालय, कानून, यह सब कुछ हमारे खिलाफ होता है और पुलिस हमें वहां से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहा कि वह रोने लगता है, उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफी देर तक रोते रहते हैं और यहाँ तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं वह भी इस बात को सुनकर रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से सारी बातें सुन रहे होते हैं वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से, उनके कानों तक जो आवाज जा रही होती है, इन बातों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेलर साहब के भी आंख में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वह कहीं ना कहीं मातम में बदल जाता है। विवेक आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। वह कहता है कि भारत का कानून अंधा होता है और कहीं ना कहीं यह अंधा कानून ही है। काफी जांच पड़ताल इसमें बहुत ज्यादा नहीं हुआ था और साक्ष्य और सबूत जो मौके वारदात पर मिले उस बेस पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई। तुम जाओ क्योंकि तुम्हारे दो बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून, शासन और प्रशासन पर से उन दो मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बोल करके विवेक फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल शोक में हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं, बॉडीगार्ड के साथ साथ जेलर साहब, जेल के जितने भी स्टाफ होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, सब लोग रो रहे होते हैं। इस घटना को देख करके जाते समय पत्नी पति को देखता है और पति पत्नी को देखता है, मतलब विवेक अपनी पत्नी को देखता है और उसकी पत्नी विवेक को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते हैं और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है और ना सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि पति देव, आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूं कि 1-2 मिनट आपके पास जरूर रह जाऊं। जेलर साहब इस बात की अनुमति दे देते हैं। वह महिला 1-2 मिनट और बिताती है अपने पति के साथ। इसके बाद फिर से वह जाना प्रारंभ करती है और बोलती है कि आज आपका और मेरा यह आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इसी बीच जितने भी लोग होते हैं इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं कानों कानों प्रारंभ हो जाती है कि आखिरकार एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत की कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर उस जब वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा सुनता है तो उसके मन में भी अचानक सा एक ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष आदमी को फांसी दी जा रही है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान फिर से आज एक निर्दोष को फांसी देगी और 2 दिन बाद विवेक को फांसी हो जाएगी। इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई भी फायदा नहीं है। जब हमारे आंखों के सामने ही एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा, अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चाएं हो जाती हैं। जेलर साहब अपने आला अधिकारियों को इस बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं।
इस बात की चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वह उस रिकॉर्डर को वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिरकार भारत का कानून यह क्या करने जा रहा है, और इस बात का निर्णय होता है कि आखिरकार सही में दोषी तो उसका दोस्त प्रिंस है। तो फिर विवेक को फांसी क्यों हो रही है, इस बात की चर्चा वहां पर होने लगती है और सब लोग इस बात का डिसाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं अब सबूत को रोका जाएगा और प्रिंस को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना विवेक के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया जाता है। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान और भारत पर ही फिर से दोबारा ये सब भरोसा कर बैठती हैं, क्योंकि सच्चाई कुछ और है और सच्चाई यह थी कि प्रिंस ने ही कोमल का कत्ल किया था, न कि विवेक ने किया था। अब क्योंकि 2 दिन बाद फांसी होने होती है, विवेक को इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रिंस को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जा करके प्रिंस को पकड़ लेती है। प्रिंस को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रिंस को फांसी की सजा सुना दी जाती है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत के न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पे हो जाता है। अगले ही पल प्रिंस को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रिंस को फांसी हो जाती है और बाइज्जत विवेक को रिहा कर दिया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला, अगर आप किसी के साथ भला करेंगे तो आपके साथ भला होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेके आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या विचार करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जरूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है, और अगर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाती है तो क्या यह आम आदमी के लिए सही है या नहीं सही है? इस पूरे प्रक्रम को आप कैसे देखते हैं? तो दोस्तों, कहानी का सिलसिला ही खत्म होता है। जाते जाते कुछ लोगों का नाम बोलना है। आनंद प्रकाश पांडे जबलपुर एमपी से, आशिक यादव बस्ती से और रामकिशन होता है। एक लोग का नाम प्रेम प्रकाश होता है, एक लोग का नाम जय प्रकाश होता है। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।